हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन प्याजे जो है वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक है। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये इनका मानना है कि जो बालक का विकास होता है वो उसकी गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे हमने अभिमन्यु को पढ़ा है, उनका जो विकास था वो उनकी माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो गया। तो वो यही जीन प्याजे भी यही कहते हैं कि जो बालक है उसका जो मानसिक विकास होता है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। जीन प्याजे के अनुसार बालक में बौद्धिक विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा है। इनका कहना है कि जो बालक का बौद्धिक विकास है वो उसके जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को लेकर पैदा होता है। इनका कहना है कि जब बालक का जन्म होता है तो ऐसा नहीं कि वो एकदम जीरो नहीं रहता, उसको कुछ ना कुछ क्रियाएं आती रहती हैं, कुछ उसमें प्रवृत्तियां होती हैं जिसको लेकर वो पैदा होता है। इसका अर्थ क्या है कि उसका जो संज्ञानात्मक या उसका जो बौद्धिक विकास है वो जन्म से पहले ही हो रहा था। जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। आप देखेंगे जो बालक पैदा होता है वो जन्म से ही अपनी माँ के दूध को पीने लगता है। मतलब उसकी आंखें कुछ न कुछ देखने लगती हैं, वो चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है। वो जन्म के तुरंत बाद ही बच्चा ये कार्य करने लगता है। परंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी बॉडी क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता जाता है। जब वो जन्म लिया तो उसमें कुछ ही वो क्रियाएं थी, कुछ ही प्रवृत्तियां उसमें थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी जो बॉडी है, जो उसका शरीर है, उसका जो दायरा बढ़ता है, वो और भी स्किल्स सीखता है और वो बुद्धिमान बनता जाता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। ये बच्चे को ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहते हैं। ये कहते हैं बालक जो है आप उसे नहीं सिखाते, बल्कि बालक जो है वो अपने ज्ञान में खुद ही अपने निर्माण करता है, अपने ज्ञान का खुद ही निर्माण करता है, अपने ज्ञान में खुद ही नई नई चीजें ढूंढता जोड़ता है। वो कैसे जोड़ता है, ये इन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं। ये कहते हैं कि जो बालक है वो लिटिल साइंटिस्ट है, मतलब नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये अपने पर्यावरण, आस पड़ोस को अन्वेषण करके या एक्सप्लोर करके वो अपने ज्ञान में कुछ न कुछ ऐड करता रहता है। इनका कहना है कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माता है और वो ये अपने ज्ञान में जो चीजें वो कैसे जोड़ता है, वो अपने पर्यावरण को, अपने आस पड़ोस के साथ अंतः क्रिया करके उनको एक्सप्लोर करके वो अपने ज्ञान में नई नई चीजें जोड़ता है। जैसे आप देखेंगे तो एक बालक है, उसे आग दिखाई देती है, वो चमकती हुई चीज देखकर उसके पास जाता है, लेकिन जब वो पास उसके जाता है तो उसका हाथ जल जाता है। तो उसके ज्ञान में क्या गया, उसको ये ज्ञान हो गया कि आग के पास अगर हम अब जाएंगे तो हम जल जाएंगे, हमें दर्द होगा। तो वो इसी तरह अन्वेषण करके, इसी तरह अपने पर्यावरण को एक्सप्लोर करके अपने ज्ञान में कुछ न कुछ ऐड करता रहता है। ये ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं। इनका कहना है कि जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच, मतलब इनका कहना है कि बालक का जो विकास है, मतलब जो बालक का संज्ञान है वो पहले आता है, भाषा जो है वो बाद में आती है। इनका कहना है कि भाषा और विचार अपने में स्वतंत्र है। ये मानते हैं कि भाषा और विचार दो अलग अलग चीजें हैं। भाषा नहीं थी तब भी विचार थे। इनका ये कहना है कि अगर भाषा नहीं होती तब भी हमारे विचार थे। संज्ञानात्मक विकास भाषा से अलग है। इनका कहना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा से बिल्कुल अलग है। संज्ञान अलग चीज होती है और भाषा का विकास जो है वो अलग चीज होती है। जब भाषा नहीं थी तब भी बालकों का संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। प्याजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी कहलाता है, क्योंकि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं डेवलपमेंट की। मतलब बालक के जन्म से लेके 15 ईयर्स तक की उन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताई। वो कहते हैं कि जो 15 साल तक की अवस्था होती है वहीं तक जो बालक का विकास होता है वो अधिकतम होता है। 15 साल में उसका विकास अधिकतम हो जाता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी या विकास अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बतलाता है। ये बताता है कि ज्ञान की प्रकृति, मतलब ज्ञान कैसे सीखता है बालक, कैसे मानव
कि मानव कैसे ज्ञान को क्रमशः अर्जन करता है, कैसे इसमें एक-एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। मतलब ज्ञान को वो कैसे उसका उपयोग करता है, कैसे अपने ज्ञान में नई-नई चीजें जोड़ता है। धीरे-धीरे कर अचानक से सब कुछ नहीं होता है। वो धीरे-धीरे जो बालक जन्म के में जिसको सिर्फ चूसना आता था, धीरे-धीरे वो खाना अपने हाथ से खाने लगेगा, चबाने लगेगा। धीरे-धीरे वो किस चीजें सीखता है। इकट्ठा वो चीजें सीख कर नहीं आता। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है। मतलब पहले जो चीजें हैं वो उन्हें पहचानेगा, फिर उन प्रतीकों की सहायता से उसे समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। उनका कहना है कि जो बालक है वो अपने समाज को जब देखेगा, तो जब अपने समाज को देखेगा तो वो सबसे पहले उस चीज को पहचानने की कोशिश करेगा। फिर उस जो चीज है, जो प्रतीक है, उसको वो समझने की कोशिश करेगा कि ये ऐसी क्यों है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। फिर जब धीरे-धीरे वो चीजें उसे समझ में आ जाएंगी, तो जब आप उसका नाम लेंगे तो वो उसके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ, ये वही चीज है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बालक है, उसने एक बिल्ली को कहीं देखा। जब वो बिल्ली को देखेगा तो वो पहली बार जब देखेगा तो वो उसे पहचानने की कोशिश करेगा कि हाँ, ये बिल्ली होती है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। वो इस तरह से उसको समझेगा कि हाँ, ये बिल्ली है। फिर जब उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेगा, फिर जब आप उसको कभी कहेंगे कि बिल्ली, तो उसके दिमाग में आएगा हाँ, बिल्ली ऐसी होती है। तब वो उसके बारे में अमूर्त चिंतन करने लायक हो जाता है। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती रहती है। तो ये जो क्रियाएं करता है वो पहले पहचानेगा, फिर उन प्रतीकों की सहायता से उसे समझने की कोशिश करेगा, फिर उस विषय के बारे में अमूर्त चिंतन करेगा। ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इसके संज्ञानात्मक संज्ञान का निर्माण करती हैं, उसकी संरचना करती हैं। और जब हमें किसी चीज का के विषय में ज्ञान प्राप्त होता जाता है तो हमारे व्यवहार में अपने आप ही कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों स्टिमुलैट्स से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता। मतलब इनका कहना है कि हम जो व्यक्ति होता है वो किसी चीज को देख के तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले वो उसको पहचानता है, उसको समझता है, उसके बाद उसकी व्याख्या करता है। जैसे बालक ने आग को देखा तो वो सब तुरंत वो नहीं समझ जाएगा कि ये जलती है या हमें इसको छूने में दर्द होगा। उसको ये नहीं पता है। पहले क्या करेगा, वो उसे पहचानेगा, उसके साथ वो इंटरेक्ट होगा, उसको समझेगा, तब वो उसको समझ पाएगा कि नहीं, ये चीज जो है ये हमारे लिए खतरनाक है, इससे हम जल जाएंगे या हमें इससे दर्द होगा। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता किसी चीज को देख के। संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। इनका कहना है कि जो हमारी संज्ञानात्मक संरचना होती है, मतलब जो हम संज्ञान अपना बनाते हैं, वो क्या होता है, जो उद्दीपक, जो हमने चीजें देखी और हमारे व्यवहार के बीच की बात होती है। आप बालक ने आग को देखा, ठीक, फिर उसके बाद वो जब आग के पास गया, उसने उसके साथ अंतरक्रिया क्रिया की, उसको पता चला कि जो आग है वो हमें जला देगी, हमें दर्द देगी। तो फिर उससे क्या होगा, उसके संज्ञान में ये बात बैठ गई कि आग जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमें तकलीफ देगी। तो अब उसी हिसाब से उसका व्यवहार बदल जाएगा। तो क्या हुआ, ये उद्दीपक है और ये व्यवहार है। व्यवहार के बीच में जो हमारा संज्ञान है वो मध्यस्थता का कार्य करता है। मतलब कि उद्दीपक से हमने जो सीखा है, जो हमने हमने हमारे संज्ञान में जो बात आ गई है, वही हमारे व्यवहार को डायरेक्ट करती है, वही हमारे व्यवहार को दिशा निर्देशित करती है। स्कीमा ये क्या होती है, ये क्रियाएं होती हैं, जो हम चीजें जो समझते हैं, हमारे मेंटल मस्तिष्क में जो मेंटल स्ट्रक्चर बनता है किसी चीज का, उसको हम स्कीमा कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। ये कहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो उनके दिमाग से जुड़ी रहती है। किसी चीज को जब पकड़ने जाता है तो वो पकड़ता क्यों है, वो तो ये सब भी उसके मस्तिष्क की क्रियाएं हैं जो उसके दिमाग से जुड़ी रहती है। मेंटल स्ट्रक्चर को कहते हैं हम स्कीमा। हम बनाते हैं समय के साथ अपनी समझ विकसित करके। किसी चीज को हम समझते हैं तो उसको हम अपने ज्ञान में जोड़ते हैं, तो इसी तरह हमारा स्कीमा बन जाता है। जैसे हम
अगर हम बात करें बच्चे को, अगर हम बिल्ली का नाम देंगे तो उसके दिमाग में एक स्कीमा बनेगा कि हाँ बिल्ली इस तरह से दिखती है। तो ये वही स्ट्रक्चर है कि बिल्ली कैसी दिखती है। हम मतलब आंख बंद करके वो समझ लेगा कि हाँ बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 2 आंखें हैं, इस तरह इसकी मूछें रहती है। वो समझ जाएगा कि बिल्ली ये होती है, उसकी एक पूंछ होती है। ये हमारा स्कीमा है। इन्होंने 4 तत्व बताए हैं: परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया और सामंजस्य। ये कहते हैं कि जो हमारा जो संज्ञान है ये इन्हीं 4 तत्वों से प्रभावित होता है। जैसे सबसे पहले क्या रहेगा, आदमी जो है वो किसी चीज को व्यक्ति देखता है, सबसे पहले उसने किसी चीज को देखा तो वो उसके साथ अंतः क्रिया करेगा, वो उससे अनुभव प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद समाज से अंतःक्रिया करेगा और फिर उसके बाद वो उससे सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। आप किसी चीज को आप जान रहे हैं कि हाँ ये चीज है, फिर आप उससे अनुभव प्राप्त करेंगे, फिर आप उससे लेके समाज में अंतःक्रिया करेंगे, फिर आपके दिमाग में सामंजस्य बन जाएगा कि हाँ सामंजस्य हो जाएगा कि हाँ ये चीज यही है। हम आप इसके बाद आप नेक्स्ट वाले में समझ जाएंगे। ये एसिमिलेशन, अब हम इसमें समझेंगे कि किस तरह से बालक के संज्ञान में का निर्माण होता है। सबसे पहले जैसे एसिमिलेशन है, मान लीजिए कि बच्चे को ये पता है कि कैट क्या होती है, उसने बिल्ली को देखा है, उसको पता है कि बिल्ली की 4 टांगे होती हैं, 2 आंखें होती हैं, कान होते हैं, मुंह होता है, एक पूंछ होती है। अब ये उसके दिमाग में सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है, उसने कैट को आत्मसात कर लिया है कि हाँ कैट ऐसी होती है। अब उसकी दिमाग में एक सिचुएशन जो है वो सामंजस्य है। तो उसके बाद क्या होगा, वो नई सिचुएशन, मान लीजिए किसी नई सिचुएशन से उसका सामना हुआ, उसने एक दिन डॉग देख लिया, वो फर्स्ट टाइम अब वो डॉग देख रहा है। जब वो डॉग देखेगा तो डॉग के भी 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं, कान है, पूंछ है। तो अब उसको ये लगेगा कि नहीं ये डॉग जो है ये बड़ी कैट है, मतलब वो इसको बड़ी बिल्ली समझेगा। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स की जैसे उसकी बोली है उसमें डिफरेंस है, तो वो अब उसके दिमाग में असामंजस्य की स्थिति आ गई। अब वो कंफ्यूज है कि ये बिल्ली है, ये क्या है, दिखती उसी की तरह है, बोलती अलग अलग है, बड़ी है। अब वो उसका दिमाग जो है तो उसको सोच रहा है। फिर उसको कोई बताएगा कि नहीं देखो ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। अब अलग अलग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें डिफरेंस करके उसको समझाएगा कि देखो ये कुत्ता होते हैं, ये बिल्ली होते हैं, ये भौंकते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये हमारे दोस्त, मतलब अलग अलग तरह से हम उनको समझाएंगे कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। फिर जब जब वो समझ जाएगा कि हाँ ये कुत्ते में क्या डिफरेंस, बिल्ली और कुत्ते में क्या डिफरेंस है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, जब उसको ये समझ लेगा, अपने दिमाग में बैठा लेगा, तो फिर वो एकोमोडेशन मतलब स्थिर हो जाएगा। अब उसने नई सिचुएशन को भी अडॉप्ट कर लिया। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। मान लीजिए उसने आज कैट और डॉग वो में डिफरेंस वो जान गया, कल उसने भेड़िया देखा, फिर उसके दिमाग में वही सिचुएशन उत्पन्न होगी, फिर असामंजस्य की स्थिति आएगी, फिर वो उसको डिफरेंस पता चलेगा, फिर वो स्थिर होगा। इसी तरह से वो कहते हैं कि बालक जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है, चीजें एक्सप्लोर करेगा, समाज से वो एक्टिविटी करेगा, धीरे धीरे वो उस ज्ञान में अपने कुछ ना कुछ ऐड करता रहता है। ये जो है जीन प्याजे, इन्होंने आनुवंशिकता को महत्व दिया है, क्योंकि इनका मानना है कि जो बालक का विकास होता है वो जन्म से पहले ही होने लगता है। तो जन्म से पहले तो वो अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तो वो उसको जो भी कुछ मिलता है, उसको उसके ज्ञान का जो भी विकास होता है वो उसकी माँ की वजह से ही होता है। जो जैसी उसकी माँ रहती है उससे ही वो सीखता है। बच्चों की ये कहते हैं कि जो बच्चों की सोच का प्रकार है वो अलग है, मतलब वो सोचते अलग हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो समान है। बच्चे काइंड में अलग सोचते हैं, काइंड उनका अलग है लेकिन क्वांटिटी सेम है। वो हो सकता है खिलौने के बारे में सोच रहे हो और आप हो सकता है कि गॉड क्या है, सुपर नेचुरल पावर क्या है, मतलब वो दूसरी चीजें जो अमूर्त चिंतन है, आप वो हो सकता है वो कर रहे हो और बच्चा मूर्त चीजों को समझ रहा हो, लेकिन समझ वो भी रहा है, उस प्रकार वही है लेकिन क्वांटिटी चेंज है, समझता वो भी है। काइंड में उसकी सोच सेम है लेकिन क्वांटिटी में
काइंड में अलग है, मतलब काइंड में अलग है क्योंकि वो मूर्त चीजों को समझ रहा है, आप अमूर्त चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी सेम है क्योंकि आप भी कुछ कुछ चीज समझ रहे हैं, वो भी कुछ चीज समझ रहा है। इनका मानना है कि जो प्रकार है वो अलग है, लेकिन मात्रा जो है वो सेम है बालकों की सोच का। उसके बाद ये 4 अवस्थाएं बताते हैं विकास की। ये कहते हैं कि बालक को बुद्धि के इस प्रकार की क्रमिक विकास को, बुद्धि का जो विकास होता है, जो आत्मसात करता है, फिर उसको समझता है, ये इन अवस्थाओं को 4 अवस्थाओं में, इस प्रकार को 4 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। पहली अवस्था है संवेदी या इंद्रिय गामक, ये है, इसको इंद्रिय गामक भी कहते हैं। संवेदी या इंद्रिय गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम इनको अलग अलग समझेंगे कि ये क्या है। पहला है संवेदी गामक स्टेज, या इसको इंद्रिय गामक स्टेज भी कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। ये अवस्था जो होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें जो बालक होता है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों, इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, मतलब देख के, सूंघ के, टच करके, सुन के, इन सब के माध्यम से सीखता है। इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, मतलब इस अवस्था तक बच्चा जो है उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। मतलब अगर वो किसी खिलौने से खेल रहा है और आप उसे ले लेंगे तो वो रोने लगेगा, मतलब जो चीज उसकी है वो उसकी है, मतलब उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। भूख लगने पर बालक रोने लगता है, रोकर व्यक्त करेगा। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है, यही यही है वस्तु स्थायित्व। जब आप उससे उसका खिलौना ले लेंगे तो वो रोने लगेगा। इसमें इस अवस्था में ही बालक जो है विलंबित अनुकरण यानी डिफर्ड इमिटेशन का की क्रिया भी करते हैं। इसका मतलब क्या, तो जो बालक बालक जो बड़ों को कार्य करते हुए देखता है उसे करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए किसी दिन बालक ने अपने पिताजी को दाढ़ी सेव करते हुए देखा, तो वो क्या करेगा, दूसरे दिन वो भी क्रीम लेके, ब्रश लेके आप देखेंगे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बच्चों का जो ये बिहेवियर होता है, ये इसको हम विलंबित अनुकर या डिफर्ड इमिटेशन के अंतर्गत रखते हैं। जिन प्याजे ने अपने ही बालक को, मतलब अपने ही बालक को अपने रिसर्च का सब्जेक्ट बनाया था, मतलब इन्होंने जो जितनी ये जो अपनी थ्योरी दी है ये इनके खुद के बच्चे पर की गई रिसर्च के आधार पर आधारित है। ये लक्ष्य आधारित व्यवहार करने लगता है। इस अवस्था में, मतलब संवेदी गामक अवस्था में बालक जो है वो लक्ष्य आधारित व्यवहार करने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, जब वो अपने घुटनों के बल चलने लगता है तो आप देखेंगे दूर पड़ी कोई बॉल है तो वो, अब उस कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन वो उसे जाके पकड़ने की कोशिश करेगा। वो चल के अपने पैरों के घुटनों के बल पहुंच चल के जाएगा और उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। इसी तरह वो, इसी को कहते हैं कि वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी लक्ष्य आधारित व्यवहार करने लगता है संवेदी गामक अवस्था में। इसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। वो कहते हैं कि ये जो अवस्था होती है 2 से 7 साल तक की, वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु दूसरों से संपर्क में खिलौनों से बाह्य अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अब 2 से 7 साल तक का बच्चा जो है वो दूसरे अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, अपने खिलौनों का आदान प्रदान करता है, मतलब उसका एक सोशल इंस्ट्रक्शन, वो समाज में जा रहा है, वो लोगों से मिल रहा है, उनसे खेल रहा है, अपने खिलौने उन्हें दे रहा है, उनके खिलौने ले रहा है, तो वो अब क्या संपर्क में आ रहा है दूसरों के। इसे ही खिलौनों की आयु, इसी अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी का ज्ञान हो, उसको किसी मतलब छोटे बड़े का ज्ञान हो जाता है, मतलब वो किसी चीज को क्रम में रख सकता है, हल्का क्या होता है भारी क्या होता है ये जान जाता है, अक्षर लिखने लगता है, भाषा का विकास इसी अवस्था में, रंगों को पहचानता है, माता पिता की आज्ञा मानने लगता है, मदद करता है आदि सीख जाता है। आप देखेंगे इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो, मतलब मम्मी या पापा के जो कार्य हैं वो करने के लिए बहुत, अभी कर नहीं पाएंगे लेकिन वो करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे बच्चे ने अपने मम्मी को झाड़ू लगाते हुए देखा तो वो किसी दिन आप उसको देखेंगे वो झाड़ू लगाता हुआ आपको मिल जाएगा। लेकिन इस अवस्था में वह तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता है।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अभी उसके अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं आई है, लेकिन लेकिन वो क्या है, वो कार्य करने लग रहा है, वो हल्का और भारी में डिफरेंस जान कर ले रहा है, लेकिन क्यों है ये डिफरेंस ये नहीं बता सकता वो आपको। क्रम में लगा लेगा, ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है, लेकिन वो चीज छोटी और या बड़ी क्यों है ये वो अभी नहीं बता पाएगा। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेलता है, परंतु सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था में बालक जो है वो प्रतीकात्मक खेलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन क्या वो उसमें क्या अंतर है, क्यों है, ये सही अनुपात में वो नहीं बता, मतलब वो तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं रखता। बस वो जो चीजें उसे दिख रही हैं, जैसी दिख रही हैं, वो उसे उतना समझने में काबिल हो जाता है। उसके बाद इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें भेद करने लगता है। इस अवस्था में ही भाषा का विकास प्रारंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल तक के बच्चे आ ऊ एक दो शब्द बोल पाते हैं, लेकिन आज 7 साल तक के बच्चे को देखेंगे तो वो पूरी भावनाएं हैं, जो अपनी बातें हैं, वो पूरे सेंटेंस का प्रयोग करके बोल पाएंगे। वो इसके एक शब्द दो से 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं नॉर्मली वो मम्मा पानी है तो मम्मम बुलाएंगे, मम्मा पापा ऐसे कर। लेकिन जो 2 से 7 साल तक के बच्चे, 7 साल तक के बच्चों को आप देखेंगे तो वो पूरा पूरा सेंटेंस बोलने में काबिल हो जाते हैं, वो पूरा सेंटेंस बोल लेंगे। इनफैक्ट आप कोई चीज देखिए तो वो किसी घटना को भी एक्सप्लेन करने में माहिर होते हैं। और ये एनिमिस्टिक होते हैं, मतलब निर्जीव को भी सजीव समझेंगे। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं ये हर निर्जीव चीज को भी सजीव समझते हैं। मान लीजिए इस अवस्था में कुर्सी से उसे चोट लग गई, तो जब आप कुर्सी को मारेंगे तो उसको खुशी होगी उसको, क्योंकि ये लग रहा है कि जिस तरह हमें चोट लगी है उसी तरह कुर्सी को मारने पर भी उसको चोट लग रही है। वो निर्जीव को भी सजीव समझता है। उसके बाद है अहम केंद्रित वाक्य, इगोसेंट्रिज्म। इसको ये क्या कहता है, ये खुद को पूरी ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। उसको ये लगता है कि जैसा वो फील करता है वो वैसे ही पूरी दुनिया महसूस करती है। इस अवस्था में वो सोचता है कि हम ही हम है। वो रोएगा, चिल्लाएगा, वो मतलब अगर आप किसी और अब इस अवस्था में देखिए, आप दूसरे 2 भाई बहन हो, आप दूसरे को थोड़ा सा चिपक जाइए, उन्हें प्यार करिए, तो वो उसको बुरा लगेगा। उसको लगेगा नहीं मैं हूँ पूरी दुनिया, कोई और नहीं है। उसके बाद है तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विविधीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे जो बच्चा है वो मूर्त चिंतन, जो चीजें वो देख रहा है वहां पे जो वो क्रम में लगा ले रहा था, यहाँ पे क्या है, वो क्रम क्रम क्यों है वो उसके भी समझने लगेगा। लेकिन सिर्फ उन्हीं चीजों को जो उसे दिखाई देती हैं। जो अमूर्त चिंतन वो अभी नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ मूर्त चिंतन करने के काबिल हो जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। मतलब ये क्रम है तो क्यों है, ये आकार इसका आकार कैसा है, ये आकार ऐसा है तो क्यों है, क्या है, ये सब समझने लगता है। भार को समझने लगेगा। ये आरोही अवरोही क्रम लगाने में इस अवस्था में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। बालक का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पे वहां पे वो क्रम में लगा ले रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये क्रम क्यों है, ये छोटी या बड़ी क्यों है, ये भारी या हल्की क्यों है। लेकिन यहाँ पे वो आपको बताएगा कि ये भारी या हल्की कोई चीज क्यों है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। यहाँ पे बालक का पूरी तरह से मतलब भाषा का विकास हो चुका होता है। वो अपनी सभी भावनाएं, सभी चीजों को बेझिझक अपनी भाषा में आपको कम्युनिकेट कर पाएगा। यहाँ पे उसका पूरी तरह से भाषा का विकास हो चुका होता है। इसमें संरक्षण, कंजर्वेशन को समझने की क्षमता आ जाती, मतलब जो मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में वो ये नहीं समझ पाता है कि मान लीजिए कि आपने कोई चौड़े बोतल की
चौड़े मुंह वाली ग्लास ली है और ये इस तरह की बॉटल है और इसमें आपने पानी दोनों में समान भरा है, लेकिन दिख क्या रहा है, इसमें ज्यादा पानी दिख रहा है, इसमें कम पानी दिख रहा है। तो बच्चा इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो क्या कहेगा, कहेगा कि पानी इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। लेकिन तीसरी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, वो समझ जाएगा कि इस बॉटल में और इस बॉटल में क्या डिफरेंस है, पानी दोनों में बराबर है तो क्यों है। वो समझेगा कि पानी सेम है बॉटल और ग्लास में, वो समझ जाएगा कि बॉटल और ग्लास में पानी सेम है, ये सेम क्यों है वो ये भी बताने में सक्षम हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद है चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इनका कहना है कि इस अवस्था में बालक जो है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है जो अमूर्त चीजें हैं उनका भी चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है यानी निर्णय लेने लगता है, स्मरण करने लगता है, मनन आदि। जैसे उसके सामने कोई सिचुएशन आएगी तो वो उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है कि हम ये, अगर ऐसा कोई समस्या है, अगर हम इस समस्या में ऐसा रिएक्ट करेंगे तो ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ऐसा रिएक्ट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं को पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में उसकी पूरी मानसिक, मतलब ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि 15 साल तक की अवस्था में बालक का संपूर्ण अधिकतम विकास हो गया है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो चुका है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो गया है। मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक आते आते बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है, समस्या का समाधान करने लगता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। वो परिकल्पना करेगा, वो समझने लगता है कि हम कोई सिचुएशन है तो अगर हम इसमें ऐसा रिएक्ट करेंगे तो ऐसा परिणाम आएगा, इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो इस तरह का परिणाम आएगा। इसके बाद हम कंक्लूजन है वो कहते हैं कि बालक की जो विकास है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उन्होंने बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। जीन प्याजे ने बालक का संज्ञानात्मक विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत या स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। प्याजे का सिद्धांत बताता है कि एक बच्चा मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है, जो कि 14-15 वर्ष की आयु में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो बालक का जन्म से पहले ही स्टार्ट हो गया है। वो कुछ न कुछ प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है और धीरे धीरे अपने संज्ञान में नई नई चीजें जोड़ता है, उसका धीरे धीरे विकास होता है और 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक आते आते उसका अधिकतम विकास हो गया रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।